नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स कौन कौन से यूज करते हैं हम जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओगे, जब आप सर्किट डायग्राम बनाते हो, सर्किट डायग्राम में ना कुछ सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कनेक्टिंग वायर का क्या है, बल्ब का क्या सिंबल लेते हैं, जहां आप सेल लगा रहे हो सेल का क्या है, ठीक है। तो ऐसे सिंबल है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है सेल। सेल का सिंबल ये होता है, देखो बस सिर्फ इतना, एक दो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल बार्स हैं दो, एक बड़ी है एक छोटी। बड़ा मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, छोटा मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये सेल है। और एक होता है बैटरी। बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसमें एक दो से ज्यादा सेल हो गए, दो या दो से ज्यादा सेल अगर आप ज्वाइन कर दो उसको बैटरी बोलेंगे। जैसे मैंने एक तो सेल है तो सिंपल सेल है, पर अगर मैं एक से ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ दो सेल ज्वाइन कर दिए, इसका मतलब है बैटरी। तीन कर दो, चार कर दो, वो बैटरी होगी बस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। सो थर्ड आपको बताता हूं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पहले फिक्स्ड वाली कैसे शो करते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू कम ज्यादा ना की जा सके। जैसे फैन की स्पीड का कम करने के लिए नॉब होती है ना, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, वो रेजिस्टेंस है। वो वेरिएबल है पर फिक्स, अगर वो ना हो, रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर हमारे पास ना हो तो बस फिक्स रेजिस्टेंस है। तो फिक्स रेजिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, बस ऐसे। यहाँ आर लिख देते हैं, आर उसकी कोई भी रेजिस्टेंस है पर सिंबल ये है, ठीक है, ये सिंबल है। और एक होती है रेजिस्टेंस वेरिएबल। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसको कम ज्यादा किया जा सके। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, उसकी स्पीड कम करने के लिए, स्पीड ज्यादा करने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम ना दो तरह के सिंबल यूज कर सकते हैं। पहला, आप क्या करो, ये सिंपल बना दिया रेजिस्टर, इसके बीच में एरो लगा दिया, इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। इसको ना रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट में कम ज्यादा की जा सकती है। और एक ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे करके ऊपर से ऐसे एरो, ठीक है। दो तरह के सिंबल है, या तो ये लगा दो या ये लगा दो, इसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको कम ज्यादा किया जा सके, ठीक है। इसके बाद आता है कनेक्टिंग वायर। ये सबसे इजी है। जो वायर होती है ना सर्किट में, किसी वायर को शो करने के लिए सिंपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बस लाइन का मतलब होता है एक वायर है, ठीक है। वायर जॉइंट। नेक्स्ट है अ वायर जॉइंट, जहां पे दो तारें आपने ज्वाइन की हैं। जैसे एक वायर ये जा रही है, एक यहां से आ रही है, ज्वाइंट के लिए आप ऐसे कर दोगे, बस यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। अच्छा, जरूरी थोड़ी है वायर ज्वाइंट हो, कई बार हम ऐसे करते हैं ना, एक तार मान लो आपने ऐसे रखी है, एक उसके ऊपर से लेके जानी है। अगर मैं ऊपर से लेके जाऊँ ऐसे थोड़ी करूंगा, वो तो ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे ज्वाइंट है ना। अगर ऊपर से लेके जानी हो ना, वो बताता हूँ आपको। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। अगर ज्वाइंट के बिना वायर क्रॉस करानी है, जैसे एक ये वायर है और मैं चाहता हूँ एक दूसरी वायर ना इसके साथ जुड़ी नहीं हुई, बस इसके ऊपर से जा रही है सिंपली। कई बार ऐसे करते नहीं, एक प्लास्टिक की वायर ऐसे, उसके ऊपर से हम दूसरी वायर निकाल देते हैं। उसका मतलब ये तो नहीं कि आपस में कनेक्ट किए। हम उसको कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, देखो ये समझ आया। ऊपर से ऐसे ऐसे करते हैं, ऊपर से कि आपस में जुड़ी नहीं हुई है, बिना ज्वाइंट के आगे जा रही है, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद आता है एमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये मैं सारे आपको बता देता हूं। एमीटर क्या होता है, जो करंट बताता है सर्किट में कितना करंट है। तो बस ये सिंपली ये वायर जा रही है, यहाँ पे ए लिख देते हैं, ए फॉर एमीटर, ठीक है। अगर ऐसे आपको वोल्टमीटर लगाना हो, वोल्टमीटर वोल्टेज बताता है, पोटेंशियल, जो मैंने आपको कराया था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कराया था ना, तो ये पोटेंशियल बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो ये इसमें V लिख देते हैं, V फॉर वोल्टमीटर, ठीक है। A फॉर एमीटर, ये करंट बताता है, ये पोटेंशियल बताता है, जिसको वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। एक होता है गैल्वेनोमीटर, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर के लिए सिंपल G लगाया जाता है, ऐसे G लिख देते हैं,
ये क्या होता है गैल्वेनोमीटर? किसी सर्किट में अगर बहुत थोड़ा करंट आता है, ये ना थोड़े से थोड़े करंट को भी, स्मॉल करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। एमिटर जो है वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट नहीं करता, अगर करंट ज्यादा कम है ये ज्यादा करंट कम को भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब ओपन स्विच और क्लोज्ड स्विच, देखो ओपन स्विच के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं ओपन स्विच के लिए ये, और ऐसे कर देते हैं, की भी बोलते हैं इसको, ओपन की, इसको की भी बोलते हैं, आप के लिख देते हैं, के फॉर की। अभी ओपन है, ठीक है, और ऐसे भी करते हैं, ये भी ऐसे भी लिखते हैं इसको, ये अभी ओपन है की, अभी आपने क्लोज नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट एक होती है क्लोज्ड स्विच। ओपन मतलब अभी कोई करंट नहीं जा रहा, करंट बंद कर दिया इसने, ठीक है। अब क्लोज्ड स्विच का मतलब है क्लोज्ड की। क्लोज्ड की देखो स्विच कैसे क्लोज हुआ, ये इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, ये लो, ये देखो क्लोज हो गया, ऐसे क्लोज, ये क्लोज है। चाहे आप ये ना भी बनाओ ऊपर, बस आपने दो जॉइंट ऐसे मिला दिए तो ये क्लोज्ड है। या फिर जो ये मैंने पहले बनाया इसके बीच में एक डॉट लगा दो, इसका मतलब भी क्या है कि की जो है वो क्लोज है, समझ गए। लास्ट रह गया एक कि बल्ब कैसे बताते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपने लिख लिया होगा, रेजिस्टर का मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये रेजिस्टर है। लास्ट आपको बताता हूँ बल्ब। अगर बल्ब शो करना हो किसी सर्किट में, ठीक है, मान लो यहाँ पे बल्ब लगाना है, हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब के लिए। और चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो सर्कल में, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, बल्ब ऐसे लगाया जाता है, समझ गए। ये जितने भी मैंने आपको सिंबल बताए 13 सिंबल्स हैं ये। सो 13 सिंबल्स में ये हम सर्किट डायग्राम में यूज करते हैं। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये देख लो आप। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। सर्किट देखो एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर कनेक्टिंग वायर्स है, रेजिस्टर्स आ गए, एमीटर आ गया, वोल्टमीटर आ गया, सारे एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, वो है, ठीक है। अ कंटीन्यूअस पाथ, इट इज या सिंपल अ कंटीन्यूअस पाथ consisting of connecting wires and other elements। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, बल्ब, एटसेट्रा, ये है एलिमेंट इसके अंदर, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस पाथ होता है, कनेक्टिंग वायर, उसी में जो और एलिमेंट होते हैं जैसे बल्ब हो गया, रेजिस्टर हो गए, सब इसी के अंदर होता है, ठीक है। थ्रू विच करंट फ्लोज, ठीक है, थ्रू विच या अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, अलोंग विच द करंट फ्लोज is called an electric circuit। हाँ जी, ठीक है, आया समझ। एक ऐसा कॉन्टिन्यूस पाथ है जिसके अंदर एक मिनट, जिसके अंदर कनेक्टिंग वायर है और एलिमेंट्स हैं लाइक रेजिस्टेंस एंड बल्ब। इसमें एक लाइन और ऐड की जा सकती है, which consist of connecting wire, other elements connected between the terminal of battery। ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दो आप, connected between terminals of battery, ये लाइन आप ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, along which current flows, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन, सेकंड आपने ये करनी है, थर्ड लाइन आपने ये करनी है, ठीक है।
फिर आपने ये करनी है फोर्थ और ये, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। ये अब मैंने आपको बता दिया कि सर्किट क्या होता है। अब मैं बना के भी बताऊंगा आपको। मान लो ये मेरे पास है एक सेल या फिर बैटरी, ये मैंने लिखा है ना कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी की जगह सेल भी लिखा जा सकता है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने लगा दिया एमीटर। एमीटर चाहे आप यहाँ लगा दो, ये लगा दिया मैंने, चाहे इस साइड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एमीटर ना सीरीज में लगाया जाता है, जैसे चल ये वायर कनेक्टिंग वायर जा रही है, बस इसके रास्ते में लगा देते हैं, ठीक है। और ये मैंने लगा दिया रेजिस्टर, ठीक है, ये इसको जोड़ दिया। पर मैंने यहाँ पे लगाई की, ठीक है। ये की मैंने, अगर मैं क्लोज करूंगा की को ऐसे, मैंने की बंद कर दी, अभी करंट जाएगा। करंट कहाँ से कहाँ जाता है, ये पॉजिटिव से चला करंट, ऐसे पॉजिटिव से ऐसे जा रहा है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। ये रेजिस्टेंस है, आर से लिखते हैं। और वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, याद रखना। ये क्या है, हम मेरे पास एमीटर है, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। मैं प्रॉपर इसमें आपको लिख के बताऊंगा सब। एमीटर सीरीज में लगाया जाता है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइंस, कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर्स है, कनेक्टिंग वायर्स। और ये सेल मैंने लिख दिया। ये मेरे पास है रेजिस्टर या रेजिस्टेंस लिख दो। और ये मेरे पास क्या है, वोल्ट मीटर। पर वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखना, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, रीजन भी आपको मैं बताऊंगा। और ये मेरे पास क्या है, की। अब मैं आपको कह रहा हूं कि एमीटर मैंने लगाया सीरीज में और वोल्ट मीटर लगाया पैरेलल में, क्योंकि ये ना करंट को बहुत कम रोकता है एमीटर। इसकी रेजिस्टेंस जो बहुत कम है, तो करंट को रोकता नहीं है, इजीली करंट इसके बीच में से निकल जाता है। पर जो वोल्ट मीटर है ना, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब है करंट को कितना रोकता है कोई चीज, ठीक है। तो करंट को बहुत ज्यादा अपोज करता है, बहुत ज्यादा रोकता है। अगर आपने इसको सीरीज में लगा दिया, सारा करंट तो ब्लॉक कर देना है, इसने रोक देना है सारा करंट, समझ गए ना। इसीलिए इसको पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में करंट नहीं रोकेगा, समझिए। अभी मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दिया कि ये करंट कम रोकता है, मतलब बहुत ज्यादा कम, 0.00 मतलब 0.0 समथिंग इतना रोकता है, बहुत कम, ठीक है। करंट इजीली पास करता है, इसमें से कर नहीं पाएगा पास, इसीलिए इसको हम सीरीज में नहीं लगाते, इसको पैरेलल में अलग से लगाया जाता है बाहर, ठीक है। ये रेजिस्टर था, रेजिस्टर के ऊपर मैंने पैरेलल में इसको लगा दिया, ठीक है। किसी कंपोनेंट की जिसकी आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, मान लो मेरे को यहाँ का पता करना है, रेजिस्टर के ऊपर का पोटेंशियल कितना है, तो उसके ऊपर लगा दिया इसको, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट अभी आई मेरे पास, इसको क्या बोलेंगे, सर्किट। कॉन्टिन्यूस है ना, देखो लगातार है, ऐसा तो नहीं कि मैंने यहाँ से वायर छोड़ दी फिर आगे बना दी, नहीं, लगातार वायर बनाई है ये। और जो ये लाइन्स लगाई हैं वो क्या शो कर रही है, कनेक्टिंग वायर्स, मतलब ये वायर है, ये वायर्स को शो कर रही है। यहाँ पे वायर का ज्वाइंट है, देखो ये ज्वाइंट बनाया, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, समझ गए। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, नोट करिए। नेक्स्ट एक डेफिनेशन करते हैं, ओपन सर्किट क्या होता है। देखो ये सर्किट है, अगर मैं ये की को ऐसे ओपन कर दूं, ये की जो है ना अभी ओपन कर दी, ठीक है, तो अभी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ये जो करंट मैंने दिखाया ना, ये इसमें फ्लो नहीं करेगा, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट, जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। अ सर्किट थ्रू विच नो करंट फ्लोस, अ सर्किट थ्रू विच नो करंट flows is called an open circuit। ये ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट नहीं होता। इसमें क्यों नहीं होता करंट, क्योंकि जो की है ना, की जो होती है ना, एक्चुअली की ऐसे बनी होती है, की जो है ना ये जिसको प्रॉपर की बोलते हैं, ऐसे होती है, उसको ना ऐसे मतलब ऐसे लगी होती है, अगर लगा दें तो क्लोज करंट चलने लग जाता है, अगर निकाल दें तो ओपन हो जाता है, करंट बंद हो जाता है। तो ये होता क्या है इसके अंदर, इन ओपन सर्किट की इज लेफ्ट ओपन,
या फिर आप क्या बोलोगे कि प्लग ऑफ द की इज टेकन आउट, या आप ऐसे लिख दोगे और प्लग की इज टेकन आउट, प्लग की टेकन आउट। हम उससे ना वो निकाल देते हैं, पिन होती है उसकी, प्लग होता है, ऐसे निकाल देते हैं तो वो ओपन हो जाता है, समझ गए? मतलब ऐसे ऐसे बनाएंगे इसको, ये मतलब ऐसे, ठीक है, या फिर ये चीज के ऐसे, समझिए? आपने ओपन रखा है ओपन सर्किट में, तो ये ओपन सर्किट का लिख लो जल्दी आप। एक और डेफिनेशन करते हैं, क्लोज्ड सर्किट क्या होता है। ओपन सर्किट मैंने आपको बता दिया, क्लोज्ड सर्किट क्या होगा? जैसे ये सर्किट है, अगर मैं की को इसमें क्लोज कर देता हूं, ये देखो ऐसे की क्लोज कर दी, अभी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे करंट का फ्लो सेट हो जाता है इसमें। तो जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, जिस सर्किट में करंट चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सर्किट। अ सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, a circuit through which electric current flows is called a closed circuit। ये closed circuit होगा, ठीक है। और closed circuit के अंदर हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने की के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ये की है ना, की का प्लग होता है, प्लग आपने लगा दिया मतलब करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, प्लग आपने इसमें लगा रखा होता है, ठीक है। इन क्लोज्ड सर्किट की इज लेफ्ट क्लोज्ड। बस आप इतना लिख दो, की इज लेफ्ट क्लोज, और यहां पे ऐसे लगाएंगे बीच में डॉट की के, या आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे ऐसे, समझ गए? तो ये किस में है? क्लोज्ड सर्किट में है। तो ये है क्लोज सर्किट के बारे में, नोट कर लो आप। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ बेसिकली क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये V इसकी वोल्टेज है, बैटरी की वोल्टेज है V, है ना। तो ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट जाएगा, मैंने V वोल्ट की बैटरी लगाई, तो पॉजिटिव से करंट जा रहा है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब ये तो मैंने कंडक्टर लिया, मान लो मैंने कंडक्टर की जगह बल्ब ले लिया कोई, ठीक है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि मान लो मैंने यहाँ कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है। अगर मैं छोटी बैटरी लगाऊं, और बल्ब कैसे ग्लो करेगा? कम ग्लो करेगा। बैटरी थोड़ी मैं बड़ी कर दूं, थोड़ा ज्यादा ग्लो करेगा, है ना। मतलब जहां तक बल्ब चल सकता है, जितने वॉट तक, मतलब जितनी वोल्टेज तक चल सकता है, मैक्सिमम अगर मैं वोल्टेज कर दूं, ज्यादा से ज्यादा ग्लो करेगा वो, है ना। पर मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे फिर तो सड़ जाएगा, है ना। बट मतलब जहां तक उसकी रेंज है वहां तक आप वोल्टेज बढ़ाता जाओ, ग्लो ज्यादा करता जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? ये यहाँ पे लगा देता हूँ बल्ब में, समझिए। ये मान लो यहाँ बल्ब लगा रखा है, ये एक बल्ब है ऐसे यहाँ पे, ये चाहे आप ये ना लगाओ, यहाँ लगा दो, जैसी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चाहे ये बल्ब यहाँ पे लगा लो इस कंडक्टर की जगह, ये मान लो मैंने ये यहाँ पे बल्ब लगा दिया ऐसे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ छोटी बैटरी लगाई कम ग्लो, बैटरी बड़ी लगाई ज्यादा ग्लो, क्योंकि छोटी बैटरी अगर लगाऊंगा करंट कम है, बड़ी बैटरी लगाऊंगा करंट ज्यादा है, समझ के, इस वजह से वो ग्लो ज्यादा करता है। सो जो सर्किट में करंट हुआ वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सर्किट में जो करंट चल रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपने बैटरी कितनी बड़ी लगाई है, कितनी वोल्टेज की लगाई है। सो यही ओम्स लॉ है कि जो करंट चलता है ना सर्किट में, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, वो डिपेंड किस पे करता है? आपने पोटेंशियल कितना प्रोवाइड किया सर्किट को। ये बैटरी या सेल क्या करता है? ये सर्किट को पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, समझ गए। तो मान लो यहाँ पे चाहे बल्ब भी लगा दो, चाहे ये कंडक्टर लगा दो, मान लो ये मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट चल रहा है I। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द करंट
flowing through the current flowing through the circuit, किसी सर्किट में जो करंट है, ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कितनी वी वोल्टेज कितनी आपने लगाई, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू सर्किट। सिंपली देखो ये कहता है कि जितना करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट किस पे डिपेंड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। दैट्स जो करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल पे, ठीक है। देखो करंट पोटेंशियल पे डिपेंड करे, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं फिजिक्स में, आप कहीं पे भी पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी यूज करोगे कि प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करनी है तो कोई कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके आता है कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कितना है, आर, इस कांस्टेंट को बोलते हैं आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस के जिस सर्किट में आपने करंट फ्लो कराया उस सर्किट की पूरी की रेजिस्टेंस कितनी है, समझ गए। आर हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, इसका रिजल्ट है, ओम्स लॉ का रिजल्ट है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वेयर जो आर है हमने कहा लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के लगाया ना, ये कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस, कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं आर को, समझ गए। है क्या ये, पहले ये आप नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। ओम्स लॉ यही है, ओम्स लॉ सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस के बारे में करते हैं, रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि आर क्या है, कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअल में, मैं आपको वो बता देता हूं। देखो रेजिस्टेंस, देखो जब ना किसी कंडक्टर से, देख अब ये क्या है, कनेक्टिंग वायर्स है ना, ये है तो मेटल की होंगी, जैसे कॉपर की वायर होगी, एल्युमिनियम की होगी, कोई वायर है ये, है ना, ये भी कंडक्टर है। कंडक्टर जो है वो भी मेटल के होते हैं, सारे मेटल के होते हैं ना कंडक्टर, सारे मेटेलिक होते हैं। तो ना जब करंट इससे वायर में से मूव करता है ना, तो वायर ना थोड़ा बहुत रोकती है करंट को, मतलब जो ये कंडक्टर है, मान लो इससे करंट जाएगा तो ना करंट थोड़ी करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, कोई भी मेटल है। तो जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा हुई उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हर एक मेटल की अपनी अलग रेजिस्टेंस होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस क्या होती है, द ऑब्स्ट्रक्शन या ऑपोजिशन, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, produced by a conductor. The obstruction in the flow of current produced by a conductor is called its resistance. तो किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी कि उस कंडक्टर ने करंट के रास्ते में रुकावट कितनी पैदा की। और वैसे अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, मैंने अभी आपको क्या बताया, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो मेरे पास R की वैल्यू कितनी आ गई, V बाय आई, है ना। बट ये तो मैथमेटिकल रिजल्ट आया V बाय आई, एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस होती है वो ना V पे डिपेंड करती है ना ही I पे डिपेंड करती है। जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे,
वायर की डायमेंशंस पे, वायर की थिकनेस कितनी है, वायर की लेंथ कितनी है, समझ गए ना। कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो मैं इसके बारे में भी आपको लिखवाऊंगा अभी। देखो बेशक फॉर्मूले के हिसाब से R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। ना V की वैल्यू पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, ना ही I की वैल्यू पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और डायमेंशंस, टेम्परेचर एंड डायमेंशंस। डायमेंशंस में भी एक लेंथ पे डिपेंड करती है और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। डायमेंशंस में आप लिख सकते हो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन चीजों पे डिपेंड करती है। अब लेंथ मान लो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ ये तो पता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी ये थिकनेस, मोटाई कितनी है उसकी, ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ गए ना। तो इस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, समझ गए। और वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाती है कंडक्टर की जो है ना। मैं आपको वो भी अगला टॉपिक मैं बताऊंगा आपको आगे कि टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है किसी कंडक्टर की। टेम्परेचर कम करो, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं, ओहम इसकी एसआई यूनिट है, क्योंकि ये ओहम्स लॉ से ही डिराइव होती है ना। ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR रिजल्ट आता है ओहम्स लॉ का, तो वहां से बनी है ये रेजिस्टेंस। तो इसकी जो एसआई यूनिट है उसका नाम भी ओहम है, एसआई यूनिट इसकी है ओहम। और इसका ओहम का सिंपल ये रहा, ठीक है। रेजिस्टेंस को इसमें मापते हैं। रेजिस्टेंस समझ गए ना कि करंट के रास्ते में रुकावट कितनी। जो फैन होता है, फैन का रेगुलेटर होता है ना, जब अब आपने फुल स्पीड कर दी, मतलब आपने करंट के रास्ते में जो रुकावट है, मतलब रेजिस्टेंस है ना, वो बिल्कुल कम कर दी। जब आपने 5 पे है मान लो, स्पीड फुल है, एक्चुअली रेजिस्टेंस कम है, आपने 4 पे कर दिया। जैसे आप 4 3 2 जा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो। आपने 4 पे कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो करंट को रोकेगी, कम करंट आगे जाएगा, फैन की स्पीड कम होगी। आपने स्पीड 3 पे कर दी, आपने रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ा दी, करंट को और रोकेगी, करंट थोड़ा और कम जाएगा आगे, फैन और स्लो हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ही 2 पे 1 पे करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जिससे करंट कम जाएगा आगे, फैन बिल्कुल स्लो हो जाएगा, समझ गए आप। रेजिस्टेंस ये होती है, किस में मापते हैं इसको, ओहम में मापते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। और एक और चीज, मैं 1 ओम, देखो ये रेजिस्टेंस है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ओम किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ये V पोटेंशियल, वोल्ट में लेते हैं इसको 1 वोल्ट, I करंट को लेते हैं एम्पियर में। तो जो 1 ओम है वो कितना है, 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये होता है ओम का इक्विवेलेंट, समझ गए। इसके इक्वल है ओम, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। सो ये था सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे। सो ये जल्दी नोट कर लो आप। नेक्स्ट टॉपिक करना है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब मैं आपको क्या बताया था, करंट, चलो मैं लिख देता हूँ। ओम्स लॉ कहता है करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे, है ना। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, चाहे इसको यहाँ लिख दो, यहाँ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हटा के ये आ गया, है ना। और अगर मैं लिखूं V बाई आई इज इक्वल टू R और मैं लिख दूं कांस्टेंट, यहां से ना इस रिजल्ट से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ओहम्स लॉ बिल्कुल ठीक दिया है उसने, ओहम ने। कैसे, मैंने लिखा V बाई आई इज इक्वल टू R किसी कंडक्टर के लिए। ये क्यों लिखा, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया, इससे पिछले टॉपिक में, कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना। और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है ना। पर ना V पे डिपेंड करती है ना I पे, है ना।
तो अगर आपने एक कंडक्टर लिया, मान लो मैंने ये कंडक्टर ले लिया, मान लो कोई जिंक ले लिया, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, कुछ भी, मैंने कॉपर ले लिया, मान लो ये कॉपर है कंडक्टर, ठीक है। तो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी ना, चाहे आप V की और I की वैल्यू जितनी मर्जी चेंज कर लो, पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है अगर टेम्परेचर सेम है। तो समझ गए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगी, आप समझ गए ना। तो जो वैल्यू है ना उतनी रहेगी रेजिस्टेंस की, वो कैसे करें। तो ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा आपके, ठीक है, बट ये है प्रैक्टिकल करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, लैब में जाके प्रैक्टिकल करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो मैं आपको वो बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिसकी कंडक्टर की रेजिस्टेंस पता करनी है, जिसकी रेजिस्टेंस पता करनी है, हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर मैंने आपको बताया था पैरेलल में लगाया जाता है ताकि करंट को ब्लॉक ना कर सके। सीरीज में लगा दिया तो करंट ब्लॉक कर देगा। अब सीरीज में क्या लगाते हैं हम, एमीटर। मैंने यहाँ एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है, करंट को नोट करेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक रियोस्टैट की कमी है। देखो यहाँ पे मैंने रियोस्टैट लगा दिया ऐसे, आपको बताया था ना, ये लिख दिया RH, रियोस्टैट, पूरा नाम लिख दूं। रियोस्टैट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको कम ज्यादा, जैसे फैन का नहीं होता, फैन का रेगुलेटर कम ज्यादा कर सकते हैं, ये वैसे कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू कम ज्यादा कर करके अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट की वैल्यू नोट करनी है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि V/I क्या रहेगा, R कांस्टेंट रहेगा। सो मैं क्या करता हूं, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट की वैल्यू नोट करता हूं। पहले मैंने क्या किया, मान लो मैंने रेजिस्टेंस पूरी फुल की हुई है, करंट रोक देगी रेजिस्टेंस पूरी, है ना, तो वोल्टेज कुछ नहीं आएगी। मान लो वोल्टेज, अभी इसकी वोल्टेज 0 आ गई, तो करंट की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, सिंपल है ना। तो वो वाली वैल्यू तो लेनी क्या, जो 0 है वो तो काउंट नहीं करेंगे ना। मान लो मैंने वोल्टेज कर दी 5, और आपको एक और बात बता दूं, जब ना प्रैक्टिकल करोगे स्टार्टिंग में 1-2 वोल्ट पे कई बार करंट आता नहीं, ठीक है, क्योंकि करंट को ना फ्लो करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर चाहिए चार्जेस का। तो आप बिल्कुल ही 1-2 वोल्ट करोगे तो कई बार चलता नहीं उस पे करंट, समझ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा लो है। मान लो मैंने 5 कर दी, करंट मेरे पास आ रहा है 1, समझ गए। ऐसे मैंने वैल्यूज नोट करनी है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जैसे 10 पे मेरा 2 आ गया, ठीक है, मैंने ना साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट करनी है। रेजिस्टेंस कितना है, V/I, तो मैं V/I करके रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट करूंगा। तो मैंने V/I किया 5 आ गया, V/I किया 5 आ गया, ठीक है। जैसे ये 15 कर दी, ये 3 कर दी, तो V/I किया 5 आ गया। तो ये है वेरिफिकेशन कि जो R की वैल्यू आएगी ना, R तो सेम टेम्परेचर पे अगर आप कर रहे हो, R की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। पर अगर टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया तो R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे आनी चाहिए, पर एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो हो सकता है आपकी 5 आ जाए पूरी, बट ज्यादा चांसेस क्या है कि थोड़ा बहुत एरर आता है। जैसे एक वैल्यू बीच में 4.9 आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक है, क्योंकि हम ना जब एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ एरर होते हैं। कई बार उसमें ज्यादा देर के लिए मान लो करंट जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, हमें नहीं ना पता चलेगा, हम कौन सा बार टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गलती उससे हो सकती है जब आप प्रैक्टिकल करोगे। अदरवाइज आपकी बिल्कुल सेम भी आ सकती है, समझ गए मेरी बात आप। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि अगर मैं अभी V में और I में ग्राफ बनाऊं, ये ओम्स लॉ कह रहा है ना, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब करंट बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगी। देखो वोल्टेज बढ़ती जा रही है, करंट भी बढ़ता जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ग्राफ इसका ड्रॉ करूं, मान लो मैंने ये V, यहाँ पे I है ना, तो इसका जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन आती जाएगी। इसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रही है, करंट भी बढ़ रहा है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन। आपको मेरी बात समझ आई? तो ये अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब अगर R की वैल्यू सेम आती जा रही है, तो इसका मतलब ओम जो कह रहा है
कि जो V है ये ग्राफ बनाने के बाद ऐसा आता है, ठीक है, इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, स्ट्रेट लाइन का मतलब। तो यही तो ओम कहता है, ये जो वैल्यूज है इससे ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन का मतलब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही तो ओम कह रहा है। देयरफॉर ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। ऐसे वेरीफाई करना है आपने कि जो ये वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की वो सेम आनी चाहिए, समझ गए आप। हम रियोस्टेट को कम ज्यादा कर करके अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट की वैल्यू नोट करते हैं, फिर V बाई I करके R निकालते हैं, वो सेम आएगा तो मतलब ऐसे, समझ गए आप, ये है। सो ओम लो यहां से वेरीफाई होता है। ओके, नोट कर लो आप ये कैसे एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करना है आपने इसको लैब में। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखो किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, ये तो आपको करवा ही दिया मैंने, रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है। दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। देखो नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर का तो मैं आपको आगे भी कराऊंगा पर अभी बता देता हूं कि टेम्परेचर जब बढ़ता है ना कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सेकंड नेचर ऑफ मटेरियल, देखो अलग अलग नेचर के मटेरियल है, जैसे कॉपर की मान लो कुछ रेजिस्टेंस है, पूरे घर में हम कॉपर की वायरिंग करते हैं क्योंकि कॉपर सस्ता पड़ता है। कॉपर से भी अच्छे कंडक्टर है, सिल्वर है, गोल्ड है। गोल्ड बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, बहुत ज्यादा। पर क्या हम पूरे घर में गोल्ड की वायरिंग कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं, समझ गए। तो इसीलिए हम कॉपर यूज करते हैं। कॉपर सस्ता भी है, ठीक है, थोड़ा सस्ता होता है, तो हम इसीलिए कॉपर का यूज करते हैं। अदरवाइज और अच्छे मटेरियल बहुत है जिसके अंदर ना रेजिस्टेंस कम होती है। गोल्ड मैं कह रहा हूँ अच्छा कंडक्टर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, करंट अच्छे से फ्लो करता है। सिल्वर उसकी रेजिस्टेंस कम है, करंट अच्छे से फ्लो करता है, पर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा और वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। हमें मतलब उसको डायरेक्ट हम उसका यूज नहीं कर सकते, थोड़ा वो सॉफ्ट होता है। सो कॉपर हम यूज करते हैं घरों में वायरिंग के लिए। तो नेचर जो है ना मटेरियल का वो भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, सॉरी। थर्ड डिपेंड करती है लेंथ पे। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिलहाल मैं सिंपल यही लिख लेता हूं लेंथ ऑफ कंडक्टर। फोर्थ में लिख लेता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये मैंने आपको बताया था ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ये अगर कंडक्टर है तो ये इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। चार चीजों पे इन पे डिपेंड करता है। फैक्टर सिर्फ इतने ही है, बट जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो यहीं से सॉल्व होगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका सिंबल होता है रो। ऐसे पी लिखा, पी को ऐसे ऐसे कर देते हैं, पी की टांग पकड़ के खींच देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये बन गया रो। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये हमें निकालनी है, ठीक है। जैसे किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वैसे किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है। कैसे निकलेगी? सो ये स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। वी नो दैट पहला resistance is directly proportional to resistance is directly, मैंने आपको बताया ना रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करती है। इन दो चीजों से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। we know that resistance is directly proportional to length of conductor. so resistance डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
देखो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली। मैं आपको इनका मतलब भी बताऊंगा। सेकंड है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे 1/a। इक्वेशन नंबर 2 होगी। देखो अब मेरी बात समझो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस भी कम होगी। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको 1 करके लिखा जाता है, 1/a। a मतलब इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगी। मतलब अगर वायर मोटी है, ये ज्यादा मोटी वायर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया ना, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। पर अगर वायर पतली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। इसको बोलते हैं इनवर्सली, उल्टा होता है जिसमें अगर ये ज्यादा तो ये कम तो ये ज्यादा। समझ गए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है, अब मैंने दो तरीके से लिखी, एक तो लेंथ के डायरेक्टली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली। पर अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इसको और इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो देखो क्या बनता है। ये नोट किया आपने फैक्टर्स? जल्दी फैक्टर नोट करो, फिर मैं आपको आगे करवाता हूं। हाँ जी, देखो नेक्स्ट करते हैं, इसको आगे करते हैं टॉपिक को। आपको मैंने कराया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली है ना। इसको और इसको कंबाइन अगर मैं कर दूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या आएगा मेरे पास? दोनों कंबाइन करके L के डायरेक्टली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली, L ऊपर लिख दिया, एरिया नीचे लिख दिया, है ना। अगर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे पास रो कितना आ गया? RA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसको, RA/L, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3 में रेजिस्टिविटी, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद वेयर रो क्या है हमारे पास? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ जी, आया समझ? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस लिखा है। इसकी एसआई यूनिट क्या हो? देखो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है? ये ना आपको बताया मैंने, P लिख के ना ऐसे टांग पकड़ के ऐसे खींच देनी है। रेजिस्टेंस इसकी यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ मीटर में होती है। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, इसकी यूनिट कितनी आ गई? ओम मीटर। और जो रेजिस्टिविटी है, इसके बाद जो रेजिस्टिविटी है वो देख, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? L पे और A पे रेजिस्टिविटी नहीं करती, ठीक है। सो इसके बारे में लिखेंगे, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस पे डिपेंड नहीं करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ना तो L पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इसमें L भी आ रहा है, A भी आ रहा है ना। ना L पे डिपेंड करती है लेंथ पे, ना A पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, सिर्फ और सिर्फ नेचर पे और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करती है। समझ गए? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया? RA/L। ये नोट कर लो।